अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो मॉडल्स को डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में किया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है नाउ। इसी मॉडल को प्रेजेंट किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। और ये इन्हीं दोनों ने ये दो जो मॉडल जो पहले प्रेजेंट किए थे हमने, उन्हीं मॉडल को इस्तेमाल करके उसी को इंटरप्रेट किया था और इसी से फिर एक नया मॉडल बना और उसी मॉडल को क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट ये है, द मेम्ब्रेन इज लाइक द सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड की मिसाल इस तरह से है जैसे कि समंदर, और यही समंदर में ये प्रोटीन जो है ये क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब इसका एक दूसरी स्टेटमेंट हम इस तरह भी बना सकते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। इसी सी ऑफ लिपिड में ये प्रोटीन की मिकदार ऐसे, एक प्रोटीन की मिसाल ऐसी है जैसे कि पानी में बर्फ, एक बड़ा चट्टान की। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में वही कंपोजिशन है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होगा, फॉस्फोलिपिड से बना होगा और प्रोटीन से। लेकिन प्रोटीन कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें होगा, अल्फा हेलिकल अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें आपका होगा। कंपोजिशन जिस तरह से दूसरे मॉडल्स में थे और उसी तरह से इसमें है, लेकिन उन्हीं मॉडल में जो मेन डिफरेंसेस थी वो कंपोजिशन के लिहाज प्रोटीन की टाइप के लिहाज से थी। एक में अल्फा था, दूसरे में क्या था, बीटा। अब यहाँ पर जो प्रोटीन होगा वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन ही होगा। फिर हम एक चीज़ ये भी कहते हैं कि ये प्लांट सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, डायनेमिक स्ट्रक्चर है, ये मूवमेंट कर लेता है। तो इसमें दो किस्म के मूवमेंट हम देखते हैं, एक को कहा जाता है ट्रांजिशनल मूवमेंट और दूसरे को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट उसको कहा जाता है कि जब सेम मेम्ब्रेन में एक ही लेयर में क्या होगा, एक ही लेयर में मूवमेंट होगी, तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मूवमेंट। अब ये हमारे पास लिपिड है ना, और इसी एक लेयर में जब मूवमेंट होगी तो इसी एक मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट उसको कहते हैं जब इन दो लेयर के दरमियान क्या होगी, मूवमेंट होगी, तो इसी को क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब हमारे पास ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक कहा जाता है। अच्छा, फिर अगर सेल मेम्ब्रेन का मैं क्या कर लूँ, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लूँ, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये हमारे पास क्या होंगे, आउटर भी प्रोटीन होगा, ये जो मैंने रेड से ड्रा किए हैं ये क्या है, प्रोटीन ही है, और अंदर भी क्या है, प्रोटीन ही है। अब इसी को क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। ये भी क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अब इसके साथ साथ हमारे पास ये तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गए और दूसरे प्रोटीन भी मौजूद है, और इन्हीं प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंट्रेंसिक प्रोटीन। जो सरफेस पे है उसको एक्सट्रिंसिक, और जो इनर है या पार्शियली एम्बेडेड है या फुली एम्बेडेड है उन्हीं को कहा जाता है क्या, एंट्रेंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो ये एंट्रेंसिक प्रोटीन, अब देखिए ये पार्शियली एम्बेडेड है, ये फुली एम्बेडेड है, तो एंट्रेंसिक प्रोटीन ही है। फिर हमारे पास ये एंट्रेंसिक प्रोटीन के क्या है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक है एडहेशन मॉलिक्यूल, गैप जंक्शन, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। और यहाँ पर जो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये मैंने कौन सा प्रोटीन ड्रा किया हुआ है, चैनल प्रोटीन। और चैनल प्रोटीन किस फॉर्म में है, परमियस फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि ये एंट्रेंसिक प्रोटीन के कई टाइप्स जो है सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। फिर यहाँ पर हमने किया है कि ये फॉस्फोलिपिड बाइल, ये तो आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, फॉस्फोलिपिड मौजूद है। ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर है। तो ये दो लेयर होने की वजह से इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इन्हीं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी,
और उसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, कौन सा फोर्स यहाँ पर होगा, वंडरवॉल फोर्स होगा। और इसी वंडरवॉल फोर्स के होने की वजह से ये ट्रांजिशनल मूवमेंट भी कर लेता है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर लेता है। अब इसके अलावा अगर हम देख लें तो हमारे पास ये फास्फोलिपिड के दो लेयर हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, आउटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, इनर। और ये दोनों ही फास्फोलिपिड होंगे, ये चीज़ कंफर्म होगी। फिर ये फास्फोलिपिड के हमारे पास टाइप्स होंगे। जो आउटर होगा फास्फोलिपिड वो बना होगा फास्फोटाइडल कोलाइन से बना होगा, और जो इनर बना होगा वो बना होगा किस चीज़ से, स्पिंगोमाइलिन से ही बना होगा। फिर इसी तरीके से जो इनर होगा वो हमारे पास वो बना होगा फास्फोटाइडल इथेनॉल एमाइन से, और जो दूसरा लिपिड होगा वो कौन सा होगा, फास्फोटाइडल सीरीन होगा। कहने का मतलब ये है कि ये फास्फोलिपिड जो है ये हमारे पास आउटर और इनर दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन लिपिड से ही बने होंगे। जो आउटर बना होगा वो इन दोनों से बना होगा, जो इनर होगा वो इन दोनों से ही बना होगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म होगी कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, फास्फोलिपिड होंगे, लेकिन फास्फोलिपिड के जो टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे। फिर इनके दरमियान फास्फोलिपिड के दरमियान क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, और कोलेस्ट्रॉल का काम ये है कि ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है टू द सेल मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास अगर कोई चीज़ है, फर्ज कर लें यहाँ पर बाहर क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होली सोली यहाँ से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और इसके लिए किसी किस्म के प्रोटीन चैनल्स की, प्रोटीन कैरियर्स की ज़रूरत नहीं होगी, ये आएगी। यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ये यूज़ होगा। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ही निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और इसके लिए भी किसी चैनल की ज़रूरत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल इससे क्या होंगे, पास होंगे। अब क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पेट सॉल्युबल है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया इसके मॉडल के बारे में। अब जो सेल मेम्ब्रेन का के फंक्शन है, अच्छा एक चीज़ हमसे रह गई है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट तो ये मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट दो किस्म के हैं। अगर ये प्रोटीन पे मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, अगर प्रोटीन पे ही मौजूद है। लेकिन अगर ये ही किस चीज़ पे मौजूद है, लिपिड पे ही मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि प्रोटीन पे ही मौजूद है, और इसको ग्लाइकोलिपिड ही कहेंगे क्योंकि ये लिपिड के साथ ही अटैच होगा, और ये सरफेस मार्कर होंगे, ये रिसेप्टर्स की तरह काम जो है वो करेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड बैरियर टू द सेल कंटेंट। ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर लेता है, सेल कंटेंट को, ये हमारे पास सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसी तरीके से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, और गोल्जी बॉडीज के अलावा यहाँ पर लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स है। ये एनवायरनमेंट से सेल को क्या कर लेता है, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। अच्छा, इसी तरीके से इसका दूसरा जो फंक्शन है, रिस्ट्रिक्ट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ये रिस्ट्रिक्ट कर लेता है जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना, ये किसका काम है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिटा लेता हूँ, चलो यहाँ लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम हमारे पास पोलर है। अब सेल के अंदर क्या चीज़ किस चीज़ की कमी आ गई, सोडियम की, तो ये सोडियम यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा,
इसी चैनल के ज़रिए से जाएगा। इसके लिए कोई और रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल इससे पास नहीं होंगे। पोलर मॉलिक्यूल के लिए एक चैनल प्रोटीन होगा और उसी चैनल प्रोटीन को क्या कहते हैं? परमियस प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन अगर सोडियम की मकदार ज़्यादा हो गई तो सोडियम यहाँ से इस चैनल प्रोटीन के ज़रिए से ही बाहर निकलेगा। ये सेल को, और इसका तीसरा फंक्शन जो है, ये सेल को सपोर्ट, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर लेता है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सेल का एक स्फेरिकल या सर्कुलर शेप है कि नहीं। इसी तरीके से प्लांट सेल का हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप मौजूद होगा। ये शेप भी देता है। अच्छा, हाईली परमिएबल फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ये क्या होंगे? बहुत आसानी से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इससे पास हो सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को यहीं पे शो कर दिया। ये सेमी परमिएबल फॉर पोलर मॉलिक्यूल, कुछ पोलर मॉलिक्यूल इससे पास होंगे और जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है वो इससे पास नहीं होंगे। ये सेल रिकॉग्निशन के तौर पर भी काम कर लेते हैं। ये देखिए, ये in the form of glycolipid and the form of glycoprotein। ये सेल का क्या कर लेते हैं? जो नॉर्मल पीएच है वो भी मेंटेन करने में ये इसका एक अहम रोल है। इसी तरीके से ये सेल के लिए, सेल के अंदर अगर कोई यूजफुल चीज़ है तो वो यूजफुल चीज़ को अंदर की तरफ लेकर जाना एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से करेगा, या अगर कोई हार्मफुल चीज़ है तो वो निकालेगा कौन से प्रोसेस के ज़रिए से? एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से इसको निकालेगा। अब यहाँ पर मैं एक सेल मेम्ब्रेन का एक लेयर बना देता हूँ। ये फूड है, तो ये फूड यहाँ पर अटैक हो जाएगा। अटैक होने के नतीजे में ये यहाँ पर इस तरीके से, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इस तरह, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर वही मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर यूज वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है? वेस्ट चीज़ें हैं, तो ये यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे? एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा और फिर यहाँ से लीकेज होगा। मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन का जो है वो हेल्प कर लेता है यूजफुल सब्सटेंस को अंदर की तरफ लेकर जाना बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, और वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट चीज़ों को सेल से बाहर निकालना बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो है वो हेल्प कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।